नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित श्रीवास्तव आपका अपने चैनल वन स्टॉप क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मेरे छोटे भाई बहन ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बलबन। यहाँ से एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप सबसे पहले एक पेन और एक नोटबुक लेकर बैठ जाएं, जिससे आप एक शॉर्ट्स नोट्स बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश में बलबन के बारे में। आज हम बलबन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश गियासुद्दीन बलबन। अब गियासुद्दीन बलबन कैसे एक छोटे से गुलाम से सबसे ऊंचा पद प्राप्त कर लेता है, यानी सुल्तान बन जाता है। किस किस पद पर वो आता है, किस तरह से उसकी वेशभूषा रहती है, कैसे उसने लोगों को पराजित किया, कौन उसका पुत्र था, कैसे वो खाल निकलवा कर भूसा भर देता था, यानी बहुत ही खूंखार शासक रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गियासुद्दीन बलबन का समय है 1265 से 1287 ईस्वी। इसका वास्तविक नाम है बहाउद्दीन। बलबन का पद अब देख लेते हैं कौन कौन सा पद इसको मिला। पहले सबसे पहला पद, यानी जब इल्तुतमिश ग्वालियर से इसको, जब ग्वालियर का किला इल्तुतमिश ने जीता था तो वहीं से बलबन को ख़रीदा था। शायद आपको पता नहीं होगा। तो ग्वालियर के किले जीतने के बाद इल्तुतमिश ने बलबन को ख़रीदा और सबसे पहला पद इसको मिलता है खासदार का, यानी अंगरक्षक। इल्तुतमिश का अंगरक्षक बनता है। उसके बाद आमीर ए शिकार, धीरे धीरे ये इसका पद ऊपर बढ़ते जाता है। आमीर ए आखूर, फिर वजीर बनता है नसरुद्दीन महमूद का। नसरुद्दीन ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी। बलबन की पुत्री का विवाह नसरुद्दीन से हुआ था और नसरुद्दीन ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी। यह गुलाम चालीसा का सदस्य था। आपको हमने पहले ही बताया है कि इल्तुतमिश के वीडियो में कि इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी का एक दल बनाया था जिसमें 40 गुलाम तुर्क सरदार रहते हैं विश्वसनीय। तो वो भी, बलबन भी इस गुलाम चालीसा का सदस्य रहता है। इस दल को बलबन ने समाप्त कर दिया। बाद में इस दल को बलबन ने समाप्त कर दिया। जानता था कि मैं इसी में से निकला हुआ सुल्तान बन रहा हूँ, तो इसी में से कोई मेरा विरोध कर सकता है, इसलिए बलबन ने इस तुर्कान ए चहलगानी या गुलाम चालीसा कह लीजिए, इसको समाप्त कर दिया। अब बलबन अपने हाव भाव को दिखाने के लिए, क्योंकि वो एकदम नीचे कुल से आया था, गुलाम था, तो उसने कहा कि बलबन के अनुसार सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। उसने कहा कि जो मैं आज गद्दी पर बैठा हूँ ये ईश्वर द्वारा भेजा गया हूँ, इसलिए मेरी बात सबको माननी चाहिए। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ईश्वर करा रहे हैं। अपने आप को नायाब ए खुदाई कहा। दुनिया भर की उपाधि अपने आप को देता रहता था, नायाब ए खुदाई। ये कहता था कि हम ईरान के सबसे जो ख़ानदानी, सबसे अमीर वर्ग के लोग, आफरा सियासी वंश का मानता था अपने आप को। कहता था कि ईरान के जो अमीर वर्ग हैं, वहाँ के जो आफरा सियासी हैं, उनके ख़ानदान से मेरा ताल्लुकात है। क्योंकि ये दिखाना चाहता था कि मैं छोटा व्यक्ति नहीं हूँ। लोग इसको वही गुलाम समझते थे, तो सोचता था कि मैं सबसे ऊंचा बताऊंगा तो थोड़ा सा मेरी और इज्जत बढ़ेगी। अपने आप को फर्रे इजदी व जिल्ले इलाही कहता था। जिल्ले इलाही का मतलब ईश्वर का रूप। अपने आप को फर्रे इजदी व जिल्ले इलाही मतलब ईश्वर का रूप कहता था कि ईश्वर तो आके यहाँ गद्दी संभाल सकते नहीं हैं, तो उन्होंने मुझे भेजा है। प्रजा के सामने ऐसे प्रस्तुत होता था जैसे लगता था कि ईश्वर ने उसको भेजा है और इसीलिए वो राजा बना बैठा है। बलबन ने लौह रक्त की नीति अपनाई, यानी अगर कोई भी कुछ गलती कर रहा है तो बस तलवार निकालो और कहानी ख़त्म करो। ये सबसे विशेष रूप से डाकुओं पे रहता था, जो चोरी करते थे, लूटपाट करते थे, उनके लिए विशेष तौर पे रहता था लौह एवं रक्त। ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक एक टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है हम आपके लिए ला रहे हैं, बस आप ध्यान से पढ़ते चलिएगा और आपको सब समझ में आने लगेगा। इसके बाद इसने राजत्व का सिद्धांत दिया। नियाबत खुदाई, खुदा का प्रतिनिधि। जिल्ले लाई, ऊपर हमने बता दिया है, खुदा की परछाई, यानी खुदा तो आएगा नहीं तो उसकी परछाई के रूप में मैं
सुल्तान बना बैठा हूँ। इसने शराब व पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने शराब पर प्रतिबंध लगाया था, तो बलबन ने। क्यों? 4 लोग बैठेंगे, पार्टी होगी, तो उसमें कोई न कोई ज़रूर बात निकाल लेगा कि बलबन को कैसे मारा जाए, कैसे उसको हटाया जाए। यार तो गुलाम था, वो कैसे सुल्तान बन सकता है, मैं इसको हटा के रहूँगा। तो शराब व पार्टी पर प्रतिबंध लगा देता है। कई सारी चीज़ें इसने की। इसकी 2 प्रथाएं इसने लागू की थी। पहला सिजदा, भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, और दूसरा पाबोस, पैर चूमना। यानी सिजदा का मतलब था कि बादशाह को या सुल्तान को देखो तो ऐसे लेट जाओ पूरा, और लेट के उनको जो है अभिवादन उनका करो। इतना तक वो करता था। पाबोस मतलब उनका पैर चूमना, यानी जो जूता पहन के वो बैठता था, बस आओ और पैर चूम लो। तब उसको बहुत अच्छा लगता था कि भाई हाँ, कि मुझसे झुक के हैं। यहाँ तक ये नफ़रत करता था कि अगर किसी गरीब व्यक्ति को देख लेता था, बर्नी के अनुसार, बर्नी ने कहा है कि अगर ये किसी गरीब व्यक्ति को देख लेता था, इसका खून खौल उठता था। इसको लगता था कि मैं इसको जान से क्यों ना मार दूँ। इसे गरीबों से बहुत नफ़रत, बहुत चिढ़ रहती थी। ये सोचता था कि गरीब मेरे सामने पड़े ना। और अपना गुलाम थे, गुलाम से सुल्तान बन गए तो फिर बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं। फारसी उत्सव नौरोज़ मनाना प्रारंभ किया। नौरोज़ का शाब्दिक अर्थ है नया दिन। ईरानी कैलेंडर का पहला दिन माना जाता है। वृद्ध व अयोग्य सैनिकों को पेंशन देकर सेवा मुक्त कर दिया। बहुत अच्छा काम किया कि वृद्ध व अयोग्य सैनिक को पेंशन देकर सेवा मुक्त कर दिया। यानी जो बूढ़े हो गए हैं, उनका सैनिक में क्या काम, चल पा ही नहीं रहे, युद्ध लड़ना है, घुटने में दर्द है, तो कैसे लड़ेंगे युद्ध। अयोग्य हैं, तलवार चलाना जान ही नहीं रहे हैं, इधर चला रहे हैं उधर चला रहे हैं, तब तक अपने ही मर जा रहे हैं। तो उसने वृद्ध और अयोग्य सैनिकों को हटा दिया। ये प्रश्न पूछा गया, इसीलिए मैं इसको कहानी की तरह बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में सेट हो जाए। आप इसको नोटबुक में, अपने नोटबुक में बस एक लाइन में लिख लीजिए, वृद्ध व अयोग्य सैनिक को पेंशन देकर मुक्त कर दिया। बाकी कहानी आप समझ ही रहे हैं। बिना हिस्ट्री, बिना कहानी के, बिना स्टोरी के, एक मूवी की तरह जब चलती है तभी हिस्ट्री समझ में आती है कि हाँ कैसे पढ़ना है। क्योंकि जब क्रम बैठाने को आ जाता है एग्ज़ाम में तो अच्छे अच्छे लोग समझ नहीं पाते, इसीलिए एकदम क्रम से हम आपको बताते चल रहे हैं। गुप्तचर विभाग की स्थापना की। दीवाने वरीद, क्वेश्चन पूछा गया है कि दीवाने वरीद किसने लागू किया, कौन सा पद इसने लाया था, दीवाने वरीद। सैन्य विभाग की स्थापना की, दीवाने अर्ज। न्याय विभाग की स्थापना करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, ये तीनों को इम्पोर्टेंट है, तीनों ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आप बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा, ये तीनों। उसके बाद 1279 में बंगाल विद्रोह होता है। बहुत छोटी सी कहानी है, ध्यान समझिएगा। 1279 में एक बंगाल विद्रोह होता है। जैसे इक़्तिदार होते थे, तो अवध का इक़्तिदार बनाया था आमीन खां को, और बंगाल का इक़्तिदार बनाया था तुगरिल खां को। अब तुगरिल खां क्या करता है कि बलबन को टैक्स नहीं भेजता है, तो बलबन संदेशा पहुंचाता है अवध के इक़्तिदार को, आमीन खां को। तो आमीन खां तुगरिल खां के यहाँ जाते हैं, कहते हैं भाई क्यों बलबन को टैक्स क्यों नहीं पहुंचा रहे हो, बहुत खतरनाक आदमी है। तो कह अरे होगा बलबन सलबन कुछ, जाके बता देना मैं टैक्स नहीं दूंगा। अब वो आके बता देता है। तो बलबन और उसका बेटा बुगरा खां दोनों निकलते हैं बंगाल अभियान पे, और तुगरिल खां से युद्ध लड़ते हैं, और तुगरिल खां का जिंदे उसका खाल निकलवाते हैं, उसमें भूसा भरवाते हैं, और लखनौती एक जगह थी, वहाँ पर उसको ऐसे टांग देते हैं। मतलब इतना ज़्यादा क्रूर शासक कि जिंदा खाल निकलवा कर उसमें भूसा भरवा दिया, इतना खौफ देना चाहता था। और अब इतने में तो सबका खौफ इसमें तो आ ही जाएगा। यहाँ तक कि इसका बेटा डर गया, जो बुगरा खां, वो इससे अपने पिता से ही डरने लगा। कोई भी बेटा रहेगा अपने पिता से डर जाएगा कि इतना खतरनाक, थोड़ा भी गलती हो गया तो भूसा ही भरवा देगा, इससे अच्छा भैया इससे दूर ही रहें। और जब तुगरिल खां मर जाता है तो बुगरा खां को ही बंगाल का इक़्तिदार बना देता है, और बुगरा खां हमेशा वहीं बंगाल में ही पड़ा रहता है, कभी आता ही नहीं है सुल्तान बनने के लिए। बाद में इसका बेटा बनता है, आगे अभी हम बताएंगे। इतना अपने पिता से डरता था। लेकिन बलबन अपने दोनों पुत्र को प्रेम बहुत करता था, सबसे ज़्यादा प्रेम अपने बड़े बेटे मोहम्मद खां। अभी आगे आप पढ़ेंगे। बलबन के 2 पुत्र थे, मोहम्मद खां और बुगरा खां। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखते चलिएगा एक एक चीज़। कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़ा स्टूडियो रहे, बहुत फेमस सर रहें तभी आपको फैक्ट मिलेगा एग्ज़ाम में।
क्वेश्चन आते हैं, आपको आंसर देना होता है। बस आपको जहाँ से अच्छे कंटेंट मिल जाए, जहाँ से, कोई ज़रूरी नहीं है कि आवाज़ बहुत ही अच्छी हो, बहुत ही सुरीली हो तभी आपको समझ में आएगा। सिर्फ आपको कंटेंट अच्छा मिले, जो कि एग्ज़ाम में आप अच्छे से अपने प्रश्नों का उत्तर दे के आएँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि सिर्फ सफल होना मेन लक्ष्य है। सफल होने के लिए आप कहीं से पढ़िए, हमसे पढ़िए, कोई और से पढ़िए, जहाँ आपको समझ में आ रहा है, जहाँ आपको क्रम से मिल जाए, बस वहीं से पढ़िए। 2 पुत्र थे, मोहम्मद खां और बुगरा खां। मोहम्मद खां के दरबार में अमीर खुसरो रहते थे, आपको मालूम ही होगा, इन्हें तोते हिंद कहा जाता है। और दूसरे अमीर हसन, जिन्हें भारत का सादी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि मोहम्मद खां के दरबार में कौन कौन लोग रहते थे, तो सही ऑप्शन करने के लिए आता है तो अमीर खुसरो सबको मालूम है, लेकिन अमीर हसन रहते थे ये कुछ ही लोग को मालूम होता है। जब टफेस्ट क्वेश्चन बनता है तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। इनको भारत का सादी कहा जाता था। अब होता यूँ है कि जब बलबन अपने दोनों बेटों को सीमाओं पर तैनात किया हुआ था, और उस समय तैमूर का आक्रमण होता है 1286 में, और तैमूर बलबन के बड़े बेटे मोहम्मद खां को मार डालता है, जिससे बलबन बहुत दुखी होता है, क्योंकि अपने बेटे को बहुत प्रेम करता था। बलबन अपने बेटे को बहुत प्रेम करता था। बलबन ने अपने बेटे को शहीद की उपाधि दी, क्योंकि इसी के वजह से, शायद कहीं न कहीं इसी की वजह से उसकी मृत्यु होती है। यही पछतावा उसके अंदर रहता है, और अंततः यही पश्चाताप लेके उसकी मृत्यु भी हो जाती है। बहुत वो दुख रहने, मतलब हमेशा अपने बेटे की याद में ही रहता था। बर्नी के अनुसार बलबन सबके सामने तो नहीं, अकेले में फूट फूट कर रोया करता था। कहा जाता है, बर्नी ने अपने बुक में लिखा है कि जब वो रात दरबार में आता था तो उसकी आंखें सूजी हुई और लाल रहती थी। इसका साफ साफ पता चलता है कि बलबन जब अपने कमरे में रहता था तो अपने बेटे की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोया करता था, और उसी से वो एकदम टूट चुका था। बलबन का दोहरा चरित्र था। बर्नी कहते हैं कि बलबन का दोहरा चरित्र था। बाहर वो ऐसे वेशभूषा में रहता था, बड़ा सा कोट, वो जितने भी डरावनी चीज़ें उसके पोशाक में हो सकते थे वो पहनता था कि लोग उससे भयभीत रहें, क्योंकि बहुत हट्टा कट्टा तो था नहीं। तो ये दिखाने के लिए कि बहुत ही क्रूर शासक है, ऐसा पहनावा पहनता था, और अंदर से बहुत ही फूट फूट कर वो रोया करता था। बलबन का उत्तराधिकारी उसका पोता कैकूबाद, यहाँ काकूबाद हो गया है, कैकूबाद हुआ, जो कि बुगरा खां का बेटा रहता है, क्योंकि बुगरा खां तो आता ही नहीं है बंगाल से सुल्तान बनने के लिए, तो उसका पोता जो है, उसका जो बेटा है, वो उत्तराधिकारी इसका बनता है। कैकूबाद ने किलोखरी महल का निर्माण कराया था। ये प्रश्न पूछा गया है कि किलोखरी महल का निर्माण किसने कराया था, तो कैकूबाद ने, क्योंकि इसमें सिर्फ यूपीपीसीएस नहीं, आरओ, यूपीपीसीएस, यूपीपी, एसएससी, जीडी, इन सब जितने भी रेलवे, जितने भी क्वेश्चन आज तक बलबन के बारे में बने हैं, उन सब का निचोड़ इस वीडियो में है। शायद एक दो छूट जाए वो बात अलग है, लेकिन अभी तक जितने भी क्वेश्चन बलबन से बने हुए हैं सभी इसमें दिए गए हैं। कैकूबाद को लकवा मार देता है, और उसके बाद उसका जो उत्तराधिकारी बनता है वो कैमूर्स बनता है। कैकूबाद भी अब यहीं से जो है दिल्ली सल्तनत का अंत होने वाला है, गुलाम वंश का अंत होने वाला है। कैकूबाद भी निकम्मा टाइप रहता है, वो उसे लकवा मार देता है। उसके बाद कैमूर्स, जो कि अभी 17 वर्ष का रहता है, वो क्या शासन संभालता। इसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि कैकूबाद ने उसे एक पद दिया हुआ था, जो कि बहुत बूढ़ा शासक माना जाता है, खिलजी वंश का सबसे बूढ़ा शासक। इसको कैकूबाद ने एक पद दिया हुआ था, तो ये क्या करता है, कैकूबाद को और कैमूर्स दोनों की हत्या कर देता है, और खुद खिलजी वंश की स्थापना कर देता है। अब यहीं से हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने गुलाम वंश के बारे में पढ़ा। गुलाम वंश से संबंधित जितने भी शासक थे, मोहम्मद कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आराम शाह, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रुकनुद्दीन, रजिया सुल्तान, उसके बाद नसरुद्दीन महमूद, बहराम शाह, ऐसे करके हमने बलबन तक पहुंचा। बलबन के बाद अब इसके बाद कैकूबाद के बाद कैमूर्स ही गुलाम वंश का अंतिम शासक रहता है, जिसको जलालुद्दीन फिरोज मार देता है, उसकी हत्या कर देता है। दोनों बाप बेटे दोनों की हत्या कर देता है और खिलजी वंश की स्थापना करता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अपने मित्रों के पास जो पढ़ने में मन लगाते हैं उनके पास इसको भेजिएगा और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लीजिएगा। धन्यवाद।